Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 4 फरवरी 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मोरक्को को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की हैं, सेशन को हम रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे ताकि एक बेस्ट आउटपुट हमारे सेशन का निकल पाए। उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। लेकिन आज हमारे न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपको जाना है पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 पे आपको पहला आर्टिकल मिलेगा जो बात करता है टर्टल ट्रेल्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है रिसेंटली दोस्तों बजट आ जाता है और बजट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक पूरा वीडियो बजट के ऊपर में डेडिकेटेड वीडियो विद टर्म्स के साथ में प्रेजेंट है, उसको चेक कीजिएगा। इवन आप यूट्यूब के ऊपर में बजट 2026 बाय दीपक यादव लिख दोगे तब भी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस बजट के अंदर में जितने भी टर्टल नेस्टिंग एरियाज हैं दोस्तों, होता क्या है, जो हमारे पास में ऑलिव रिडले टर्टल है, आप बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में, पिछले साल हमने बहुत पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस बार कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर मिल जाए। तो ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं दोस्तों, ये अपने अंडे देने के लिए बीच पर आते हैं। वैसे तो ये समुद्र में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए बीच पर आते हैं। और जो ये बीच है ये नेस्टिंग साइट है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में या दुनिया में हर जगह पर ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं। बहुत कम जगह है, कुछ सीमित जगह है जहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं या उनसे रिलेटेड नेस्टिंग एरियाज हैं, यानी वहाँ पर वो आके अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ पाओगे इस फोटो में। समुद्र से ये सारे के सारे जो टर्टल्स हैं ये निकल कर आए हैं और ये अंडे दे रहे हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दृश्य है ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऋषिकल्या रिवर के पास का। तो ये जो नदी है दोस्तों उसी के पास का ये पूरा का पूरा एक सिनारियो है। अब होता यह है कि जब ये अंडे देते हैं, अंडे की प्रोटेक्शन करते हैं, उसमें से यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो टर्टल्स हैं वो जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो चलती रहती है। तो कुछ आप कह सकते हैं, आपने गाहिर माथा का नाम सुना होगा। गाहिर माथा जो सेंचुरी है करंट समय पर प्रेजेंट है, जो रीजन है पूरा, वहाँ पर भी बहुत सारे जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो आकर अंडे देते हैं, फिर उसके बाद में अपने समुद्र में वापस जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि नेस्टिंग साइट, अंडे देने की जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिल जाती हैं आज भारत के अंदर में। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बजट में इस बार इन टर्टल के नेस्टिंग एरियाज को टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ओपन करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप टूरिज्म के लिए ओपन कर दोगे तो होगा क्या, इनका जो पूरा एरिया है या फिर आप कह सकते हैं ये अंडे देने का जो पूरा प्रोसेस है इनका, ये डिसरप्ट हो सकता है। आने वाले समय पर टर्टल्स की पॉपुलेशन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसे, वो मैं आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो को देखिए जरा। दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, ये ओडिशा का वीडियो है, यहां पर आपको नजर आएगा। इस वीडियो के अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो ये टर्टल्स हैं, है ना, ये समुद्र से आते हैं, इस बीच पर आके अंडे देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी कगार में नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में। देखो ऊपर से इमेज दिखाई गई है और ऊपर से इमेज में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है पूरे के पूरे बीच के ऊपर में फैली हुई है ना। अब आप समझो, खुद समझो कि अगर इस एरिया को हम टूरिज्म के पर्पज से ओपन कर देंगे कि भाई यहाँ पर आओ, घूमने के लिए आओ, इस पूरे दृश्य को एंजॉय करो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, तो इससे होगा क्या, इनका ये पूरा एरिया डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो इनका पूरा प्रोसेस है, नेस्टिंग का प्रोसेस है, ये डिसरप्ट हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की साइड से जो ट्रेल के लिए ओपन किया गया, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इसको जो ओपन करने की बात की जा रही है, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अभी वो क्लैरिफिकेशन क्या होना चाहिए, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आपको न्यूज़ समझ में आया। तो न्यूज़ क्या है कि यूनियन बजट के अंदर में एक टर्टल ट्रेल को डेवलप करने की बात की गई, यानी टर्टल से एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं उन सभी नेस्टिंग साइट्स को हम टूरिज्म के लिए ओपन करेंगे। एक पूरा सीरीज शुरू हो जाएगा, जैसे आपने बुद्धा सर्किट के बारे में सुना होगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं, एक सर्किट बनाने की बात हुई है
है ना। तो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अपने कौन कौन से कोस्टल एरियाज़ की, ओडिशा की, कर्नाटका की और केरला की। तो ये वो रीजन है जहाँ जहाँ पर आपको ऑलिव रिडले टर्टल की स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर इन एरियाज़ को आप टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ओपन कर दोगे तो इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न उठेगा, एक सीरियस कंसर्न यहाँ पर उठता हुआ नजर आएगा कंजर्वेशनिस्ट के अंदर में, जो बेसिकली इनकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और ऐसा हुआ है, रिसर्चर्स के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार से जो एक चिंता है वो पैदा हो रही है, जो इस चिंता को व्यक्त कर रहे हैं कि सर आप टूरिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो ऑलरेडी खतरे में प्रजाति है, ये पूरी तरह से नुकसान को झेल सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको एक बहुत बड़ा जो कीमत है वो चुकाना पड़ सकता है। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सुनिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ऑलिव रिडले टर्टल आज के समय पर एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में प्रेजेंट एक प्रजाति है, यानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति। ये फेमस है मास नेस्टिंग के लिए, यानी कि भरपूर मात्रा में, जैसा आपने भी एक वीडियो देखा जिसमें एक बहुत बड़े मात्रा में ये प्रजाति समुद्र से आती है, अंडे देती है बीच पर, फिर वापस चली जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है मास नेस्टिंग का, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है अरीबादा। प्लीज़ इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे लाखों टर्टल्स एक साथ आते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर में। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम है इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो बीचेस हैं दोस्तों, ये बीचेस दुनिया में बहुत कम बीचेस आपको नजर आएंगे जहां पर ये ऐसी कुछ दृश्य हमको नजर आते हैं। मेनली इंडिया में रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर कोस्टा रिका में भी थोड़ा बहुत ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। तो ये नाम जरूर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम ऑलिव रिडले टर्टल की बात करेंगे तो उसमें ओडिशा का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। ओडिशा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ओडिशा दुनिया की सबसे बड़ी मास नेस्टिंग साइट्स है फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल। इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले टर्टल्स जो अंडे देते हैं वो ओडिशा के अंदर में ही देते हैं। ओडिशा में भी दो मेजर नेस्टिंग साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है गाहिरमाथा बीच, ठीक है, जो केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, और दूसरी है रोशकल्या रिवर माउथ, जो बेसिकली गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रेजेंट है। जो जस्ट अभी हम लोगों ने इसका एक फोटो देखा और जो वीडियो है वो देखा था। जो वीडियो आपने देखा है वो लास्ट ईयर फरवरी का है, और उस दौरान क्या हुआ था, एक्चुअली में 7 लाख से ज़्यादा जो टर्टल्स है, 7 लाख से ज़्यादा टर्टल्स उन्होंने अंडे दिए रोशकल्या रिवर के अंदर में लगभग 8 दिनों के अंदर। ये अपने आप के एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। ये वीडियोस वायरल थी, इंस्टाग्राम पे किसी पर्टिकुलर पेज पर अपलोडेड थी, जो मैंने आपके साथ में वो शेयर की है। अब सवाल यह है, गवर्नमेंट बजट में बात करती है टर्टल ट्रेल्स के बारे में। क्वेश्चन यह है कि ये टर्टल ट्रेल्स होते क्या हैं। गवर्नमेंट ने हालांकि फुल डिटेल नहीं दिया टर्टल ट्रेल के बारे में, यही तो समस्या है, क्योंकि हो सकता है जब वहां पे टूरिज्म को बढ़ाने की बात हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, टेम्पररी और परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं बीचेस के ऊपर में, विजिटर आएंगे तो उनके रुकने का इंतजाम वहां पर किया जाए। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगा कि इस एरिया में जहां पर ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, आपने वीडियो देखा है, आप सोच रहे होंगे, मन कर रहा होगा ये दृश्य देखने का, वैसे हमें वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनके पर्टिकुलर एरिया को, उनके प्रोसेस को। लेकिन अभी यही चीज़ें डर है कि इससे ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ेगा, लाइट्स बढ़ेगी, शोर शराबा बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, इससे यहाँ पर वो अंडे देना कम कर देंगे या बंद कर देंगे कुछ समय बाद, अगर ये चीज़ें बढ़ती रही तो। फिर जैसे आज ये सुंदर सा दृश्य हमको दिख रहा है, बाद में हो सकता है जब ज़्यादा ह्यूमन प्रेजेंस हो जाए तो ये ऑलिव रिडले टर्टल बीच पर आए ही ना अंडे देने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो अपनी चिंता दिखा रहे हैं। तो मास नेस्टिंग की जब भी बात आती है तो ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव प्रोसेस है, याद रखिएगा, बहुत सेंसिटिव प्रोसेस। क्योंकि मास नेस्टिंग बीचेस, ये जितने भी बीच आपको देख रहे हैं जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं, अंडे देते हैं, ये एरिया हमेशा नो गो जोन होना चाहिए। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इससे टर्टल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो अंडे देने का उनका प्रोसेस है वो रुक जाएगा। हैचलिंग सर्वाइवल्स कम हो सकती है, यानी अंडे फूटेंगे, उसमें से जब टर्टल जन्म लेते हैं हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा खत्म हो जाए, मर जाए, उनकी डेथ हो जाए। तो ये सेंसिटिव एरियाज हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ेगा तो भाई हम वहाँ पर नॉइस बहुत क्रिएट करने वाले हैं। हमारा सेंस आपको पता है किस तरीके से चल रहा है आज के समय पर, है ना। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। फोटोग्राफीज होंगी, उसके अलावा फोटोग्राफीज के साथ साथ फ्लैश लाइट्स वगैरह जलाई जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती हैं इन टर्टल्स के लिए। अब इंडिया इस चीज को अलाउ कर रहा है, जबकि दुनिया में देखोगे तो किसी भी तरीके से ऐसे एरियाज के अंदर में मास नेस्टिंग साइट्स में टूरिज्म को अलाउ नहीं किया गया है। कोई भी देश नहीं है जिसने अलाउ किया हो, लेकिन इंडिया इसको अलाउ कर रहा है। तो आने वाले समय पर आप समझ जाना, इसको लेकर ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स और भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें सीखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लेसन नहीं ले पा रहे हैं। अभी हम अगर यहां पर ऑलिव रिडले टर्टल्स के इन एरियाज में टूरिज्म को ओपन कर देंगे, समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा एक्चुअली में पहले हो चुका है, और वो ये कहाँ का इंसिडेंट है दोस्तों, चिलिका लेक का। चिलिका लेक में मैकेनाइज्ड बोट्स बढ़ गई,
टूरिज्म इंक्रीज हुआ, जैसे इस झील में टूरिज्म बढ़ा, वहां पे जो एरावडी डॉल्फिन पाई जाती थी इनकी पॉपुलेशन डिसरप्ट हो गई, क्योंकि ह्यूमन प्रेजेंस यहां पर बढ़ गया, अनकंट्रोल्ड इको टूरिज्म बढ़ गया। अगर आप टूरिज्म बढ़ा रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो टूरिज्म सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया है, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, तो वो टूरिज्म एक्सप्लॉइटेटिव होगा, वो आपके एरिया को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। यह है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आई होप आपको यह समझ में आया। ठीक है, तो टर्टल ट्रेल ठीक है, एक कमर्शलाइज कंजर्वेशन हो सकता है, इससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप ये भी समझना होगा कि हम हैबिटेट की सुरक्षा रखें, वहां पर इस तरीके से ह्यूमन प्रेजेंस को ऐसा बढ़ावा ना दे दें कि वो एरिया पूरी तरह से जो आज जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसकी पहचान ही खत्म हो जाए। तो हैबिटेट प्रोटेक्शन पे हमें ध्यान देना होगा, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को इंप्रूव करना होगा, इलीगल फिशिंग वहाँ पे हो रही है वो रोकना होगा, बोट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होगा। ये कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर शेयर करे गए। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसका आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। प्लीज़ याद रखिए, ओलिव रिडले टर्टल को लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना हुआ है, पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मेन इशू मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, कौन सी स्पीशी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओलिव रिडले टर्टल, और जो ये भरपूर मात्रा में अंडे देते हैं इसको बोला जाता है अरीबादा। प्लीज़ इसको भी याद रखिए। ओडिशा में 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, गाहिरमाथा और ऋषिकल्या रीजन, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग होती है दुनिया के अंदर में। किसकी? ओलिव रिडले टर्टल्स की। और आज से कुछ दिनों पहले ये आप देख पाओगे ओलिव रिडले टर्टल को लेकर ऑलरेडी आर्टिकल प्रेजेंट हुआ है। ये कब का आर्टिकल है दोस्तों? तो 5 जनवरी 5 जनवरी को हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था। आज हम लोग 4 फरवरी पे आ चुके हैं, यानी कि लगभग 1 महीने पहले ऑलरेडी खबरों में था। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर ओलिव रिडले टर्टल्स की डेथ के केसेस बढ़े। ओलिव रिडले टर्टल्स की जो डेड बॉडीज हैं ये बढ़ती हुई नजर आई आंध्र प्रदेश में, इस वजह से ये चर्चाओं में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओलिव रिडले टर्टल्स का आपको कंजर्वेशन स्टेटस याद रखना है, क्योंकि हम लोग जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, ये अंडे देने की इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भारत में कौन कौन से रीजन में ये पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है IUCN स्टेटस, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी कुछ पूछा जाएगा तो आपसे IUCN स्टेटस जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो IUCN के अंदर में आज ओलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल कैटेगरी में है, एक खतरे में प्रेजेंट एक प्रजाति है। ठीक है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि हाईली प्रोटेक्टेड है, कोई इसका शिकार नहीं करेगा तो उस पर पेनल्टीज वगैरह चार्ज होंगी। तो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में डेड बॉडीज बहुत सारी देखने को मिली हैं, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। बाकी जब भी हम टर्टल की बात करते हैं तो ओलिव रिडले टर्टल के साथ पिछले 1 साल में दोस्तों 3 टर्टल की प्रजातियां और भी न्यूज़ में रही हैं, आपको पढ़ना होगा उसके बारे में। वो है लॉगरहेड सी टर्टल, लेदरबैक टर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेदरबैक टर्टल को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पेशली अंडमान निकोबार वाले रीजन में प्रेजेंट है। IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ग्रीन टर्टल है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओलिव रिडले टर्टल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में पाया जाता है। ये इनके सभी IUCN स्टेटस हो गए। ठीक है, फिर आप देख पाओगे पिछले ही साल एक और आर्टिकल छपा था। ये कब का है? ये सितंबर का है। फिर अभी जो दिखाया पहला वाला आर्टिकल वो जनवरी का है, और आज फिर से ये चर्चाओं में है। तो ये दिखाता है कि हाँ, पिछले 1 साल में कितनी बार ओलिव रिडले टर्टल न्यूज़ में आ चुका है। समझे? अब देखिए, ये यहाँ पर जो आर्टिकल छपा था कुछ महीने पहले, वो क्या बात करता था कि ओलिव रिडले टर्टल्स को आज प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर द ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जहां पे ओलिव रिडले टर्टल्स की सुरक्षा की हम बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या है? आप सोचोगे भाई ये इनिशिएटिव कौन चलाता होगा, कहोगे कोई मिनिस्ट्री चलाती होगी इन टर्टल्स को बचाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। ओलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए जो ये ऑपरेशन ओलिविया है, ये इनिशिएटिव है इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारत के तट रक्षक यानी कोस्ट गार्ड का यहाँ पर ये इनिशिएटिव है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास में एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये आप देख पाओगे NDA 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन ओलिविया एक इनिशिएटिव है ओलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह ऑपरेशन किसके थ्रू चलाया जाता है? इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अगर नहीं पता हो तो कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग इसको लगा देंगे, बट आप देख पाओगे इंडियन कोस्ट गार्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? चलिए, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी इस ओलिव रिडले टर्टल की ये 3 बातें जरूर से याद रखेगा। IUCN के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, एंड साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में इस प्रजाति को कवर किया गया है। अगला न्यूज़ आर्टिकल आज हमारे न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या?
आपके लिए इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो हम न्यूज़पेपर से कोशिश करते हैं उस आर्टिकल के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ से बहुत सारे PYQs पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वही फिर यूपीएससी का पैटर्न है, वहीं से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं सवाल, तो भविष्य में फिर से रिपीट हो सकते हैं। बस कुछ नए स्टेटमेंट ऐड कर देगा, ऊपर नीचे जोड़ देगा, समझे। तो ये जो टॉपिक है काम का है। हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट का एक डेटा है। गवर्नमेंट कहती है 84% वेस्ट पिकर्स जो हैं, जो आज के समय पर कूड़ा उठा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से वो ऐसे आइटम के ऊपर फोकस करते हैं जिसको रिसाइकिल किया जाए, और वैसे कूड़े को बटोरने के बाद में वो एक रिसाइकलर के पास लेकर चले जाते हैं ताकि रिसाइकलर उसके बदले में उनको पैसा दे दे, उस आइटम को वो रिसाइकिल करके मार्केट में दोबारा उतार सके। तो 84% ऐसे जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो ऐसे रिसाइकल्ड आइटम्स को बटोर रहे हैं जो रिसाइकिल किए जा सके। तो दोस्तों ये जो वेस्ट पिकर्स हैं, यहां पर आर्टिकल में बोला जा रहा है ज़्यादातर SC ST या OBC ग्रुप से आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, एक नया डेटा जो दिखाता है कि यहाँ कास्ट बेसिस पर यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लगभग लाखों वेस्ट पिकर्स ऐसे हैं जिनका डेटा निकाला गया है, जिसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ वेस्ट पिकर्स SC कैटेगरी से, SC कैटेगरी से ज़्यादा हैं, फिर OBC कैटेगरी से हैं, फिर ST कैटेगरी से हैं, और कुछ सेक्शन में जनरल पॉपुलेशन भी है जो वेस्ट पिकर कैटेगरी में बिलोंग कर रही है। तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भाई ये जो वेस्ट पिकर, ये आप कह सकते हैं जो हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इनफॉर्मल कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति हैं। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, है ना। तो हमें इनकी सिक्योरिटी पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि गंदगी के साथ में रहना, फिर उसमें से ऐसे आइटम्स को यहाँ पर इकट्ठा करना, उसको रिसाइकलर तक पहुँचाना, इसमें इनकी जान का खतरा भी है। क्योंकि बहुत सारे मतलब जो कूड़ा है, ये कबाड़ है, इसके अंदर बहुत सारी हैज़ार्डस चीज़ें भी हैं जो बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो उस आर्टिकल में वो समझाया गया, एक एक करके हर एक एस्पेक्ट क्लियर करूंगा। संविधान के प्रोविजन क्या कहते हैं वेस्ट पिकर्स को लेकर, उसको समझेंगे। लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाते हैं इस आर्टिकल के, प्रीलिम्स पॉइंटर्स बन जाते हैं, मेंस पॉइंटर्स बन जाते हैं, रिवीजन पॉइंटर बन जाते हैं, और कुछ PYQ पूछे गए तो PYQ भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDF मिलते हैं, चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज़ रीड करो। ये सभी PDF केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में मिलेंगे और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप ग्रुप में ऐड होंगे सारे के सारे पुराने PDFs, पुराने जितने भी कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका अमाउंट वो रिकवरेबल है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। हम वेस्ट पिकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये एग्जैक्टली न्यूज़ में क्यों है और हम यहाँ पर इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ऑफिशियल डेटा रिसेंटली रिलीज़ किया है, और ऑफिशियल डेटा ये पहली बार आया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। किस चीज़ को लेकर, वेस्ट पिकर्स को लेकर। वेस्ट पिकर्स कौन है, जो जब जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया की एन्यूमरेशन एक्सरसाइज में हमने इनकी गिनती की, एन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग जब की गई तो कुछ नंबर्स हमारे सामने आए, और उन नंबर से एक नया डेटा हमको मिला है। डेटा ये कहता है 84 to 85% वेस्ट पिकर्स भारत के अंदर ये SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी 10% अगर आप देख पाओगे तो वो जनरल कैटेगरी वाले भी हैं जो वेस्ट पिकिंग का करंट समय पर वर्क कर रहे हैं। तो कहोगे ये डेटा लेकर कौन आ गया अचानक से, फॉर द फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है। तो उस डेटा को पार्लियामेंट में टेबल करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्ट पिकिंग एंड व्हाई डज इट मैटर। ये वेस्ट पिकिंग है क्या और हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर क्यों करती है। देखो बहुत सारे ऐसे आज काम है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में सुना होगा, जहाँ पर गटर वगैरह साफ़ करवाई जाती है। पहले मैनुअली होता था, इंसान अपने हाथों से इन सब चीज़ों को साफ़ करता था, सीवेज पाइपलाइंस को साफ़ वगैरह करता था, है ना। तो अभी क्या हो रहा है,
धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, मशीनरी वगैरह आ चुकी हैं, या इन सब वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि ऐसे ऑब्वियसली बात है मास्क वगैरह का वो लोग इस्तेमाल करें ताकि उनके बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे इन हैजार्डस चीज़ों से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इनकी भी सुरक्षा की जाए, है ना भाई। ये इतना अगर काम कर रहे हैं तो ये इकॉनमी में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। तो इसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। तो एक स्कीम यहाँ पर है नमस्ते स्कीम, ध्यान में रखिएगा। ये स्पेशली मैनुअल स्कैवेंजिंग से एसोसिएटेड है, लेकिन इस नमस्ते स्कीम के अंदर में वेस्ट पिकर्स को भी डिफाइन करा गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ नमस्ते स्कीम में किस किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो वेस्ट पिकर्स को डिफाइन किया गया है एज इनफॉर्मली एंगेज्ड पीपल, इनफॉर्मल कैटेगरी के तौर पे, कि भाई वेस्ट पिकर्स वो हैं जो बेसिक तौर पे जितने भी रीयूजेबल या रिसाइकलेबल वेस्ट हैं, जगह जगह पर जो दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाला कूड़ा है उसको कलेक्ट करते हैं गलियों से, गार्बेज डंप्स से, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज से, और फिर उसके बाद वो सब कूड़ा इकट्ठा करने के बाद में वो रिसाइकलर को ले जाकर बेच देते हैं। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर ये करते हैं वेस्ट पिकर्स को, इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन ये काम किस प्रकार का है? कोई फॉर्मल जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोई प्रोटेक्शन इनकी कर रहा है, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट इनको दिया गया है? नहीं। अब ये सब चीज़ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ये एक इनफॉर्मल जॉब के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है, जान का खतरा अलग है, कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट इनको नहीं दिया जा रहा। तो रिपोर्ट यहाँ पर कहती है टोटल वर्कर्स, जब हम लोगों ने नंबर काउंटिंग की तो ये डेटा निकाला गया है 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके। शहर वाले इलाकों से ये डेटा निकलता है और पता चलता है 1.52 लाख वेस्ट पिकर्स की जो डेटा है, प्रोफाइल है, वो तैयार की गई। उसमें पता ये चला कि इन 1.52 लाख जो ये 1.5 लाख वर्कर्स हैं, इनमें से दोस्तों 84 to 85% SC, ST और OBC कम्युनिटी से आते हैं। इनमें से भी 60.3% SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 13.7% OBC कैटेगरी से एंड 10.5% ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर बाकी 10.7% जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। यानी कि ये दिखाता है कि किस तरीके से जो एक्सट्रीम हैजार्डस कैटेगरी है, जो एक मतलब ये जो वर्क है, ये वर्क कोई ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंसान के लिए अच्छा नहीं है। हैजार्डस इनफॉर्मल लेबर है और ये लेबर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब उसके बाद में ये एक चीज़ और दिखाता है कि कास्ट के साथ साथ, अगर कास्ट बेसिस पे डेटा दिया इसने, कास्ट बेसिस के डेटा के साथ साथ जेंडर प्रोफाइल भी देते हैं कि भले ही 1.5 लाख लोगों का डेटा निकाला गया हो, लेकिन उन 1.5 लाख लोगों के डेटा में से 48.7% महिलाएं हैं जो वेस्ट पिकर वाला काम कर रही हैं, वेस्ट पिकिंग का काम कर रही हैं। 51.3% आपको पुरुष देखने को मिलेंगे और 0.007% ट्रांसजेंडर पर्सन देखने को मिलेंगे जो वेस्ट पिकर हैं। ये दिखाता है जेंडर वल्नरेबिलिटी को। स्पेशली जो महिला हैं ना दोस्तों, इनको सही तरीके से प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये इनफॉर्मल कैटेगरी का काम करना पड़ रहा है। तो SC, ST, OBC ये डोमिनेट कर रहे हैं वेस्ट पिकिंग कैटेगरी में, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली गोवा से निकल कर आता है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी डोमिनेट कर रही है वेस्ट पिकिंग के अंदर में। दिल्ली के नंबर्स और गोवा के नंबर्स यहाँ पर शेयर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसका करेंगे क्या हम? ये जो डेटा दिया गया है कास्ट बेसिस पर वेस्ट पिकिंग का, इसका करेंगे क्या? ये मैटर क्यों करता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये रीजनल वेरिएशन दिखाता है। ये रीजनल वेरिएशन दिखाता है कि कास्ट बेसिस पे जो ऑक्यूपेशन है स्पेशली वेस्ट पिकिंग कैटेगरी में, वो किस तरीके से डिवाइड हुआ है, समझे? तो उस चीज को दिखाता है। लेकिन ये एक और चीज को दर्शाता है कि आज कितने सारे लाखों लोग हैं जो हैजार्डस सैनिटेशन वर्क से जुड़े हुए हैं और हमें उनकी केयर के लिए कुछ करना होगा। ये नंबर दिखाता है कि आज ये सीवर टैंक वर्कर्स, सेप्टिक टैंक वर्कर्स, साफ करने वाले इतने सारे लोग हैं, और इसकी वजह से इन हैजार्डस मटेरियल को जब ये इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इसका कांटेक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ में जब ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है। फैक्ट कहता है 2014 से अभी तक लगभग 859 लोगों की जान गई है हैजार्डस सेप्टिक टैंक क्लीनिंग की वजह से। जो लोग सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहे हैं, उसकी वजह से 859 लोगों की जान गई। फिर उसके बाद बताया जाता है 91 से लेकर 95% के हिसाब से जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, जो सेप्टिक टैंक की सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है, गटर टैंक्स की सफाई हो रही है, वो SC, ST, OBC कैटेगरी से आ रहे हैं। मेजोरिटी यहाँ पर पुरुष हैं। कास्ट बेसिस पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइड हुआ है। भले ही कितना सारा बैन लगाया गया हो कि भाई आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करवानी है, एक इंसान से यहाँ पर सेप्टिक टैंक साफ नहीं करवाना है, करवा रहे हो तो हर एक चीज़ उसकी हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होगी। आज हमारे पास में मशीन है टैंक्स को साफ करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर सेप्टिक टैंक्स इस तरीके से साफ करवाए जा रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जा रही है, जो कि बैन है, लीगली तौर पर बैन है,
तो आप कह सकते हैं एक इंसान के साथ में कितना ज़्यादा, मतलब उसके जान के साथ में कितना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या लाती है, एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। ध्यान में रखिएगा, नमस्ते की अपने आप में फुल फॉर्म है। एग्जामिनेशन के लिए एक लौती इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बहुत काम की है। नमस्ते, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैनुअल और हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स को खत्म करना, एंड करना। जो इंसानों के थ्रू सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करवाए जा रहे हैं उसको खत्म करना। जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी गिनती करना, गिनती के हिसाब से यहाँ पर उनको फॉर्मल रिकग्निशन देना, उनको कोई नई स्किल देना जिससे कि यहाँ पर उनको एक दूसरा रोजगार मिल सके, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिल सके। ठीक है, तो ये काम करना जरूरी है किसमें, नमस्ते स्कीम के अंदर में। मैनुअल और हैजार्डस क्लीनिंग वाले वर्कर्स को सपोर्ट करने का काम करता है नमस्ते स्कीम। समझे? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो क्वेश्चन यही उठाया गया है कि भाई इन लोगों की केयर करो। फिर आर्टिकल ये चीज भी मेंशन करता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट मस्ट डू। सबसे पहले देश के स्तर पे इन सभी लोगों का डेटा निकालो, कितने लोग कहां कहां पर शामिल हैं जो इस वर्क में आज भी फंसे हुए हैं। फॉर्मल रिकग्निशन दो यूनियन, अर्बन, लोकल बॉडीज की साइड से, और इन सभी लोगों को, इन सभी की हेल्थ की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। इनको एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने ज़रूरी हैं, इनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, इनको स्किल देना ज़रूरी है ताकि यहाँ पर इस हैजार्डस काम को छोड़कर ये दूसरा एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड को गेन कर सकें। तो ये गवर्नमेंट को करना होगा, ये बात इस आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। ये रहे आपके रिवीजन पॉइंटर्स। कभी भी आपको ये सभी बातें रिवाइज करनी हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। मेन कोर फाइंडिंग क्या है, एग्जैक्टली इसके यहाँ पर नंबर्स क्या हैं, ठीक है, SC ST कैटेगरी का क्या डेटा आ रहा है, स्कीम क्या है, की कंसर्न्स, स्टेट वेरिएशंस वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है, हम अगर देखें ये जो वर्क है, सैनिटेशन वर्क, हैजार्डस वर्क, मैनुअल स्कैवेंजिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या इन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख पाओगे तो जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी के पास हैं, हमारे पास में भी हैं, इन सभी व्यक्तियों के पास में भी हैं, वो फंडामेंटल राइट्स। जैसे आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। कास्ट बेसिस पे आप देख पाओगे डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत होता था, आज भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारी जगह पर, जाति के आधार पर जो ये भेदभाव होता है। लेकिन आर्टिकल 17 ये जो कह सकते हैं ना अनटचेबिलिटी है, छूत वाला, यहां पर आप कह सकते हैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको खत्म करने की बात करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एक इंसान के पास में ये अधिकार है, जीने का अधिकार है पूरे गरिमा के साथ में, डिग्निटी के साथ में, वो उसका आर्टिकल 21 के तहत राइट मिलता है। ये काम कर रहा है वो, उससे मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। फिर बात आती है आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 जो आपका DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, समाज में हो रहा अन्याय से SC ST को बचाना, SC ST कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन करना। तो ये जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं 17, 21, 46, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जो आज इस हैजार्डस वर्क के साथ में लिंक होती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की जब बात आती है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब इस तरीके से हाथ से सेप्टिक टैंक वगैरह, जो पहले ज़्यादा होता था ये काम, अब धीरे धीरे करके मशीनरी वगैरह आ चुकी हैं, लेकिन आज भी ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम बहुत सारी जगह पर एग्जिस्ट होते हैं। तो पूछ ले मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, तो इसका मतलब है हाथों के थ्रू मैनुअली किस चीज़ को हैंडल करना, ह्यूमन एक्सक्रीटा को, इंसान का जो मल है उसका, ड्राई लेटरिन्स, ओपन ड्रेन, सेप्टिक टैंक, सीवर्स, इन सब की जो साफ सफाई होती है इसको क्लीन करना, ये मैनुअली क्लीन करना। तो समझ रहे हैं, बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला, कोई उनको सूट नहीं मिला, कोई मास्क नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही वो साफ करना है। कितना डेंजरस हो सकता है यहाँ पर ये, जिसमें से हैजार्डस गैसेस यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत के अंदर में बहुत सारी मौतें होती थी पहले इस सैनिटेशन वर्क में, मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से। अब बहुत सारे नियम यहाँ पर लेकर आए गए हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनका बचाव किया जाए और ऐसे कामों पे बैन लगाया जाए, और हो रहा है तो भाई मशीन्स के थ्रू हो या इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं जाए। वही चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर में जोर दी जा रही है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, जो जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स की बात हो रही है, कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए। तो पहला कदम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। साल 2020 का यहाँ पर ये लॉ है जो बात करता है इस तरीके से किसी को रोजगार नहीं देना है जो सीवर डेथ का कारण बन सके, समझे। फिर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट 2013, जहाँ पर इनसैनिटरी जो लैट्रिन्स हैं इनके कंस्ट्रक्शन को बैन करने की बात की गई है, मैनुअल स्कैवेंजिंग नाम की जॉब को खत्म करने की बात की गई कि भाई किसी को भी रोजगार मैनुअल स्कैवेंजिंग के नाम पे नहीं दिया जाएगा,
समझो, उसको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाओ, दूसरा उसको एक स्किल प्रोवाइड करवाओ जिससे वो अपना काम कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। फिर ऐसी और भी बहुत सारे लॉज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक आता है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू शुरू किया गया है। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर ह्यूमन एंट्री हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के इंडस्ट्री में, तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करवाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर ऐसे यहां पर एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ मैनुअल स्कैवेंजिंग का ये केस है तो इससे रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। तो एक तो आपने समझा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। उसके अलावा आप देख पाओगे दूसरा इनिशिएटिव है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ये आप देख पा रहे हो, साल 2001 में इसको लॉन्च किया जाता है जन साहस के थ्रू। इसका भी मेन पर्पस क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग को एराडिकेट करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली खत्म करना। ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान का मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। फिर आपके सामने है एक स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन है जहां पर हम लोग जियो टैग करते हैं, इंसैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह रीजन आइडेंटिफाई करते हैं और मैनुअल स्कैवेंजर्स को ट्रैक करते हैं, उनके लिए कुछ कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की जाती है। फिर हमारे पास में है एग्जैक्टली यहां पर ये नमस्ते स्कीम, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। इसमें वेस्ट पिकर्स की कैटेगरी भी है एज अ इनफॉर्मल लेबर कैटेगरी, प्लीज इसको याद रखिएगा। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का। दोनों मिलकर यहां पर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। नमस्ते का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है जितना भी ये अनसेफ काम हो रहा है, सेप्टिक टैंक की सफाई का काम हो रहा है अनसेफ तरीके से, इस पर्टिकुलर काम को पूरी तरह से खत्म करना। सैनिटेशन वर्क को, साफ सफाई वाले काम को एक पहचान देना, इन सभी को स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन पर्पस है नमस्ते स्कीम के तहत। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली। अब क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों इस पर्टिकुलर मैटर को देख चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खुद बोला कि भाई 1993 से अभी तक इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन, ये मुआवजा दो। स्पेशली जिन व्यक्ति की जान चली गई है ये काम करते करते, उनके परिवार को 10 लाख रुपए का ये मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये मुआवजा नहीं मिला, इनके साथ में ये होता रहा, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपने जजमेंट के अंदर में कही। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड आपके सामने ये 3 पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? रीजन ये है, मैं बार बार कह रहा हूं नमस्ते स्कीम के बारे में याद रखना, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रेजेंट है यूपीएससी का साल 2016 का एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन। 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछा कि बताओ राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है, एक देश के स्तर पे चलाया जाने वाला कैंपेन, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको पता है अभी आपने पढ़ा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, नमस्ते स्कीम, इन सब का मेन पर्पस मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड करना है। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान का भी मेन पर्पस क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को इरेडिकेट करना, खत्म करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स पीवीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप इस तरीके से चल रहे हो तो सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है इसको लिखने वाले यहां पर ये 3 राइटर हैं। राइटर के नाम याद रखने नहीं होते हैं, फिर कह रहा हूं। इस एडिटोरियल में बात अब हो रही है देयर इज नो केस फॉर स्क्रैम्पिंग एमपी लेड फंड्स। एमपी लेड क्या है दोस्तों? एमपी लेड एक गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। एमपी लेड स्कीम के तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या दिया जाता है? फंड दिए जाता है, पैसा मिलता है। वैसे फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके क्षेत्र से चुनकर आज पार्लियामेंट में बैठा है वो व्यक्ति, उसका मेन काम यह भी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना, जिस क्षेत्र से वो चुना गया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट का काम करना, विकास का काम करना। तो अपने एरिया में वो डेवलपमेंट का काम कर सके, एसेट वगैरह जनरेट कर सके, बिल्डिंग बना सके, रोड बना सके, स्कूल का कंस्ट्रक्शन कर सके, वाटर फैसिलिटीज दे सके, तो उसके लिए यहां पर उस एमपी को फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। इसी को एमपी लेड फंड कहा गया है। तो 1 साल में 5 करोड़ रुपए की लिमिट होती है कि 1 साल में 5 करोड़ रुपए इस एमपी को दिया जाएगा, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो इलेक्ट हुआ है वहां पे वो पैसा खर्च कर सके, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई इस व्यक्ति को सुविधा मिली है, पैसा मिला है तो इसने अपने एरिया में लगाया है, वहां पे पब्लिक को बहुत सारा फायदा हो रहा है,
लोगों ने सोचा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, तभी तो वो अगली बार उसको दोबारा वोट देकर दोबारा जिताएंगे। समझ रहे हैं ना? तो एमपी लेड स्कीम का ये मेन पर्पस है। लेकिन अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस के कुछ एमपीज के ऊपर में, आर्टिकल में राइटर साहब खुद कहते हैं भाई कांग्रेस के एमपी हैं राजस्थान से और इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगता है। राजस्थान से 3 एमपी आते हैं कांग्रेस के, उनको एमपीलेट के थ्रू फंड मिला, लेकिन उन्होंने एमपीलेट फंड का मिस यूज कर दिया, गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने राजस्थान के एमपी हैं, अपने एरिया में खर्च करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो फंड कहां पे खर्च किया? हरियाणा में खर्च किया। तो ये गवर्नमेंट कह रही है, बीजेपी कह रही है कि भाई इन तीनों एमपीज ने इस फंड का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है, क्वेश्चन यह है, क्या एमपी लेड फंड कि एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च करेगा? दूसरे राज्य में अगर उसे कुछ लग रहा है खर्च करना तो वो खर्च नहीं कर सकता? कर सकता है। तो यहां पर कांग्रेस एमपीज के थ्रू यहां पर जो फंड राजस्थान के जो एमपीज उन्होंने अगर हरियाणा में किसी जगह पर अलोकेट करा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो अलाउ है, एमपी लेड फंड के रूल्स के नियम के तहत ही आता है। तो यहां पे राइटर साहब कहते हैं कि भाई जिस तरीके से इल्जाम लगाया गया है वो सही नहीं है, और अगर मिसयूज हो भी रहा है फंड्स का तो हम उसको सुधार सकते हैं। आप ये मत कहिए कि एमपी लेड फंड्स को खत्म कर दिया जाए, खत्म करने के बजाय आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी है अभी तक, जो इल्जाम लगे हैं उसमें भी कुछ ऐसा सबूत, ठोस एविडेंस नहीं मिले हैं कि हां एमपी लेड फंड का दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप किताब पढ़ोगे एमपी लेड फंड्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन पहले समझो ये मामला एग्जैक्टली है क्या, आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। तो आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि भाई एमपी लेड स्कीम एक अच्छी स्कीम है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कुछ कमियां हर जगह पर होती हैं, कुछ कमियां इसमें भी हैं, लेकिन उसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो एमपी लेड स्कीम को डिसकंटिन्यू मत करो, खत्म मत करो, उसमें रिफॉर्म करो, बदलाव करो। प्रॉब्लम आज यहां कहां पे स्टैंड करती है? ऑथर साहब कहते हैं एमपी लेड स्कीम के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो इंप्लीमेंटेशन में है, उसको लागू करने में दिक्कत है। उस स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्कीम फायदेमंद है, लोगों को फायदा प्रोवाइड करवा सकती है, ये यहां पर बोला जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एमपी लेड के बारे में बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप अपनी बुक्स से पढ़ने वाले हो, किताबों से पढ़ने वाले हो। लेकिन रुक जाओ, मैंने एमपी लेड के लिए कुछ अलग से आपकी किताबी डेटा का इस्तेमाल किया है, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन के साथ में हर एक चीज़ को लिंक कर सकें। तो एमपी लेड की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ, एक सेकंड को पेन का कलर चेंज करें। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये किस प्रकार की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको बताया 2 प्रकार की स्कीम होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब यहाँ पे सारा पैसा 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पैसा खर्च करती हैं। तो एमपी लेड स्कीम की बात करते हैं तो ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको 1993 से लेकर 1994 के बीच में लॉन्च किया गया। इस स्कीम के तहत जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज की बात हो रही है, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं? इस स्कीम के तहत किसी भी डेवलपमेंट वर्क को रेकमेंड करते हैं। यहां पर याद रखना कि अगर कोई एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो पहले वो केवल उसका काम रिकमेंड करने का है कि भाई इस एरिया में ये काम होना है, ये काम कर लो। केवल और केवल रिकमेंड करने का काम है। ये मत सोचना एमपी के अकाउंट में पैसा आएगा और एमपी वो पैसा खर्च करके अपने एरिया में डेवलपमेंट करेगा, नहीं। एमपी का काम है केवल रिकमेंड करना कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये काम कर दो, ये डेवलपमेंट कर दो, ये स्कूल बना दो। तो एमपी यहां पर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता, केवल रिकमेंड करता है, और एमपी को डायरेक्ट फंड भी नहीं मिलता। तो ये काम करता कौन है? ये काम बस खाली एमपी का रिकमेंड करने का काम है, बाकी सारा जो संभालने का काम है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, कि वो लागू करेंगे, वही हर चीज को यहां पर ध्यान में रखेंगे। समझे? तो मेन ऑब्जेक्टिव एमपी लेड का क्या है? कि क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट। क्वेश्चन बने कि एमपी लेड का मेन पर्पस क्या है, इसमें पैसा जो खर्च होता है वो किस पर्पस के लिए खर्च होता है? कोई एसेट जनरेट करने के लिए। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में हम बात करेंगे तो एमपीज यहां पर ये पैसा खर्च करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अपने एरिया में, एजुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, एंड रोड्स एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी एसेट्स को जनरेट करने के लिए यहां पर यह पैसा खर्च किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर आइडिया है कि हाँ भाई ये जो लोकल डेवलपमेंट गैप्स हैं, लोकल डेवलपमेंट गैप को भरा जाए, इसके लिए इस स्कीम की शुरुआत होती है। तो फंड्स अलोकेट होते हैं एमपी लेड में। तो एमपी
के पास में पावर है केवल और केवल क्या करने की, रिकमेंड करने की। वो रिकमेंड करेगा कि भाई यहां पर ये पैसा खर्च कर दो, और फिर उसके बाद में उसका रिकमेंडेशन के बाद में जो सारी चीजें संभालने का काम है वो एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का होता है। समझ गए? आइए मैं आपको समझाता हूं। अब क्वेश्चन यह है, एमपी लेड के तहत एक एमपी को कितना पैसा मिल सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए? तो उसको साल का 5 करोड़ रुपया मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये फंड रिलीज कौन करेगा? क्योंकि हमने पढ़ा ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो केंद्र सरकार यहां पर ये फंड रिलीज करेगी। केंद्र सरकार 100% ये खर्चा देखेगी। ये फंड कहां पर दिया जाएगा? ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ये सारे पैसे दिए जाएंगे। ये फंड 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जाता है, और मतलब साल में 5 करोड़ देने हैं तो 6 महीने में 2.5 करोड़, अगले 6 महीने में 2.5 करोड़। तो इस तरीके से यहां पर ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है? क्या एमपी ने कह दिया कि यहां पे पैसा लगना है तो दे दिया गया? नहीं, पहले एमपी ने रेकमेंड करेगा, रेकमेंड करने के बाद में प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, फिर अप्रूव होने के बाद में जो कह सकते हैं फंड है फिर वो अलोकेट करे जाएंगे। और वो फंड कहां पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, एमपी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। एमपी का ज्यादा काम नहीं है। एमपी ना ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, ना ही एमपी फंड्स को डायरेक्टली रिसीव करेगा। तो फंड का मिसयूज हो कहां पे रहा है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो इस साल एमपी को मिले थे 5 करोड़ रुपए, मतलब उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो उसने कुछ ही पैसा खर्च किया, बाकी खर्च नहीं किया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, क्योंकि जब वो कहेगा तभी रिलीज होगा वो पैसा, ठीक है। तो जो पैसा बच गया, नहीं खर्च हुआ, उसका क्या होगा? तो जो अनस्पेंट एमपी लेड फंड्स होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, यानी कि वो अगले साल उसी एमपी के जो 5 करोड़ रुपया देना है उसमें जुड़ जाएगा। जुड़ के वो अगेन यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो अनस्पेंट एमपीलेट फंड्स है, जो उसने पिछले साल खर्च नहीं कर पाया है, वो कैरी किया जाएगा आगे के लिए। आगे यहाँ पर उसको वो खर्च कर सकता है। यानी ये फंड खत्म नहीं होता, इसमें लैप्स ऑफ फंड का, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो 5 करोड़ रुपए चाहे खर्च किए हो नहीं किए हो खत्म हो गए, नहीं। जो नहीं किया खर्च है, जो बच गया है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे दूसरे ईयर के लिए। समझ गए? तो ये एमपीलेट का एक मेन पर्पज है। अब क्वेश्चन यह है, हु कैन रिकमेंड वर्क? यहाँ पे इस एमपीलेट स्कीम के तहत कौन कौन व्यक्ति है जो रिकमेंड कर सकता है काम को, और कहां कहां पर कर सकता है? तो एमपीज हैं तो भाई आपको पता है लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो दोनों ही जगह एमपीज हैं। अब क्योंकि ये जो फंड है ऐसा तो कहता नहीं कि केवल लोकसभा के एमपी के लिए या राज्यसभा के एमपी के लिए, सभी के लिए, सभी एमपीज है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है उसके लिए, चाहे उसमें नॉमिनेटेड एमपीज भी, नॉमिनेशन से जो गया है नॉमिनेटेड एमपी भी हो सकता है। तो लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो रिकमेंड करते हैं वर्क ओनली विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा का एमपी जो है अपने एरिया में ही यहां पर वो वर्क को रिकमेंड करेगा कि भैया मेरे क्षेत्र में यह काम होना है, उसके लिए एमपीलेट फंड दिया जाएगा। राज्यसभा का एमपी की क्या पावर है? राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट। लोकसभा का एमपी अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देगा जहां से वो चुनकर आया है। लेकिन राज्यसभा का जो एमपी है दोस्तों, वो एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रिकमेंड कर सकता है, लेकिन एक ही राज्य के अंदर। एक राज्य में जो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक राज्य में जहां से वो इलेक्ट हुआ है भाई, तभी तो वो राज्यसभा का एक एमपी है। एक राज्य से जो वो इलेक्ट हुआ है, ध्यान में रखिएगा, अपने राज्य में एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में रिकमेंड कर सकता है भैया यहां पे पैसा लगना है। तो लोकसभा के एमपी की बात हो गई, राज्यसभा के एमपी की बात हो गई। अब बचता है यहां पर नॉमिनेटेड एमपी। नॉमिनेटेड एमपी कहां पे वर्क को रिकमेंड कर सकता है? ये एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, भारत के किसी भी राज्य में एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम रिकमेंड कर सकता है कि भैया यहां पर यह काम होना है, तो उसके लिए पैसा खर्च करो। तो यह है दोस्तों किस तरीके से कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन एमपीज कहां पर कितना कितना रिकमेंड कर सकते हैं। अब जब रिकमेंड होता है तो रिकमेंड करने के बाद में यहां पे कुछ गाइडलाइंस आती हैं। प्लीज इस बात को याद रखना दोस्त। गाइडलाइन यह है कि अगर विकास करना है, हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, सभी का विकास हो, तो एमपी-लेड स्कीम में यह बोला गया है कि जो एमपीज हैं, जो ये पैसा खर्च करेंगे, जो ये पैसा इनको अलोकेट किया जाता है हर साल, जो ये पैसा इन्हें खर्च करना है, इसका 15% तो इन्हें स्केड्यूल कास्ट के लिए खर्च करना है। यानी स्केड्यूल कास्ट वाले जो एरियाज है 15% वहां पे खर्च करना है, और बाकी जो 7.5% है एटलीस्ट, कम से कम वो स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए खर्च करना है। ये बोला गया ताकि डेवलपमेंट सभी का हो सके, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। फिर यूज ऑफ एमपी-लेड फंड्स। अब एमपी-लेड फंड का इस्तेमाल कैसे होता है? नॉर्मली जो एमपी-लेड फंड्स है दोस्तों, ये एमपीज के लिए होते हैं, एमपी की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर एक एमपी को लग रहा है कि दूसरे राज्य में मुझे यहां पर यह पैसा लगाना है, रिकमेंड करना है, कोई एक्सेप्शनल केस है तो वो कर सकता है, बिल्कुल। तो एक एमपी वैसे तो नॉर्मल केस में क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एमपी-लेड फंड का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो,
यानी कोई एक्सेप्शनल केस आया है या फिर कोई अलग से स्पेशल नीड है, तो उस समय पर दोस्तों कोई पर्टिकुलर एमपी दूसरे राज्य में भी वो वर्क को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन जब दूसरे राज्य में वो एमपी वर्क को रिकमेंड करेगा तो उसमें एक लिमिटेशन आती है। तब वो केवल 25 लाख रुपए तक के वर्क को रिकमेंड कर सकता है कि भैया इस राज्य में 25 लाख रुपए का काम होना है। समझे? तो एमपी-लेड फंड्स का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि हाँ, दूसरे राज्य में भी वो व्यक्ति फंड्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आती है। तो मतलब ये प्रोविजन है। तो कांग्रेस के जो एमपीज ने दूसरे राज्य में, यानी राजस्थान के एमपीज थे, उन्होंने हरियाणा में अगर फंड रिकमेंड किया है कि भाई यहां पर काम होना चाहिए, तो इसको अगर मिसयूज कहा जा रहा है तो राइटर साहब कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये नियम में हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है कि आप दूसरे राज्य में भी ये फंड्स लगा सकते हैं। अब देखो यही बात है, स्टेटमेंट बन जाएगा यूपीएससी के अंदर। हम सोचेंगे क्वेश्चन बना कहां से ये स्टेटमेंट दे सकता है, तो प्लीज इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग है कि हाँ भाई दूसरे राज्य में खर्च होगा या नहीं होगा। फिर बात आती है इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की। तो क्वेश्चन ये है, इसमें एमपी का रोल कितना है एमपी-लेड फंड में? एमपी का रोल है केवल और केवल प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड करने का। ना ही वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा, ना ही प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ना ही मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्ट से। केवल वो कह देगा भैया यहां पर ये सामान बनना है, ये रोड बननी है, बना दो। ठीक है, तो केवल रिकमेंड कर दिया उसने। अब सारा पैसा का खर्चा किसके पास आएगा, कौन इसको लागू करेगा? तो वो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्रोजेक्ट को अप्रूव भी करेगी, काम एग्जीक्यूट भी करेगी, कंप्लीट भी करेगी, एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर में, फिक्स टाइम पीरियड में सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करेगी। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये भी इंस्पेक्ट करेगी कि हर साल के अंदर, मतलब हर साल के अंदर एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन। यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करना है कि एटलीस्ट जितना भी काम यहां पर एमपी ने बोला है, रेकमेंड किया है, तो 10% जो सभी काम है वो इंप्लीमेंट हर साल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब कहने का है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स, उनकी मॉनिटर करने का काम इस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास में होता है। यानी पावर्स बटी हुई हैं। ठीक है, एमपी का काम है रेकमेंड करना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम है इसको लागू करना। पावर्स सेपरेट करी गई हैं। अब ये सब पूरा प्रोसेस या एमपी-लेड का पूरा प्रोसेस कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये स्कीम दोस्तों एडमिनिस्टर की जाती है, यानी चलाई जाती है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो इस मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पॉलिसी बनाना, एमपी-लेड फंड्स को रिलीज करना, गाइडलाइंस को इशू करना, साथ ही साथ में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं जो एमपी-लेड फंड में फॉलो किए जा रहे हैं उन सबको मॉनिटर करना, उस पर निगरानी बना के रखने का काम भी इसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का है। समझ गए? बाकी ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। ये रिवीजन पॉइंटर्स है जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो वो इशू क्या था एडिटोरियल का, आई होप आप वो पर्टिकुलर इशू समझ चुके हैं कि इशू में क्या बोला जा रहा है। एमपी-लेड स्कीम क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है कि भाई दूसरे स्टेट में फंड्स खर्च कर सकता है एमपी, कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि एमपी-लेड स्कीम को स्क्रैप हमें हटाना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए एमपी-लेड स्कीम को बेटर तरीके से हम सही कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? बेटर मॉनिटरिंग करके उस पर ध्यान रखो फंड्स किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। एमपीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेन करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना कि हाँ हर एक पैसा, हर एक अमाउंट किस तरीके से कहाँ पर खर्च हुआ है। तो ये बेसिक तौर पे हमारा एक मेन पर्पस होना चाहिए जिससे हम एमपी-लेड स्कीम में सुधार कर सकते हैं। इस एडिटोरियल में कहा गया। अब देखो यूपीएससी में साल 2020 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एरिया लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी एमपी-लेड स्कीम को लेकर आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये चारों स्टेटमेंट फटाफट देखो मेरे दोस्त। एमपी-लेड स्कीम से रिलेटेड चारों स्टेटमेंट देख लो। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है एमपी-लेड फंड इस्तेमाल होता है एक फिजिकल ड्यूरेबल एसेट को क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि हर एक जो एमपी फंड का एक स्पेसिफाइड पोर्शन है, ये स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के लिए खर्च किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो एमपी-लैंड फंड है इसको ईयरली बेसिस पे दिया जाता है और जो फंड्स इस्तेमाल नहीं होते उसको आगे दूसरे साल के लिए कैरी नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी कैरीड। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ये इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब इसको इंस्पेक्ट करना होता है कि भाई जो भी काम रिकमेंड किया गया है हर काम हर साल कम से कम एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स इंस्पेक्ट करने का काम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का है। तो बताएं चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इस एमपी-लेड स्कीम को लेकर। ये रहे नीचे आपके सामने ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 3 and 4 ओनली, C 1 2 and 3 या फिर D 1 2 and 4 ओनली।
जल्दी जल्दी इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, मैं इसका आंसर यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देंगे। बाकी आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से कल के वापस से सेशन में। और पेड ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये प्रेजेंट है। 499 रुपीज़ में आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।